आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा युद्ध जहां कानून की किताबें और इंसानी फितरत दोनों एकदम आमने सामने होते हैं। सही कहा आपने। और जो लोग कानूनी दांव पेचों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें पता होगा कि अदालत में भरण पोषण मतलब जो मेंटेनेंस के मुकदमे होते हैं, उनमें भावनाएं और तनाव दोनों अपने चरम पर होते हैं। दांव भी बहुत ऊंचे होते हैं इन मामलों में। एकदम। और सोचिए, ऐसे मुकदमों में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और अचानक एक दिन आपका अपना ही सबसे अहम गवाह, जिसे आप खुद लाए थे, वो कटघरे में खड़ा होकर आपके खिलाफ बोलने लगता है। इसी को कानूनी भाषा में होस्टाइल विटनेस या शत्रुतापूर्ण गवाह कहा जाता है। हाँ, तो इस स्थिति में एक वकील कैसे अपने ही मुकरे हुए गवाह को कानूनी चक्रव्यूह में घिरता है, यही आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। और इस पूरी प्रक्रिया की गहराई को समझने के लिए हमारे पास जो आज आधार सामग्री है वो सीधे अदालत के गलियारों और एकदम जमीनी हकीकत से निकली है। मतलब कोई किताबी ज्ञान नहीं है आज। बिल्कुल नहीं। आज की चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज के बेहद अनुभवी अधिवक्ताओं मनीष शुक्ला जी, अमन वाजपेयी जी और धर्मेंद्र सिंह यादव जी, इनके द्वारा साझा की गई व्यावहारिक रणनीतियों पर आधारित है। ये वो रणनीतियां हैं जो रोजाना अदालतों में आजमाई जाती हैं, है ना? हाँ, और इसके साथ ही हम इस पूरी प्रक्रिया को नए भारतीय कानूनों के नजरिए से भी देखेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि जब कोई गवाह पलटता है तो नया कानूनी ढांचा एक वकील को क्या-क्या हथियार देता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई गवाह अपने ही बयान से मुकर जाता है, तो वो केवल एक बयान नहीं बदल रहा होता। वो पूरे केस की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। एकदम सही। ऐसे में एक वकील सीधे उस गवाह से उलझ नहीं सकता और यहीं पर नए कानून का प्रवेश होता है। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिल्कुल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 154, जो पुराने एविडेंस एक्ट का ही एक नया रूप है। देखिए, अगर हम इसे कानूनी और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब तक वकील अदालत से औपचारिक रूप से ये अनुरोध नहीं करता कि इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया जाए, तब तक वो गवाह तकनीकी रूप से उसी के पक्ष का माना जाता है। मतलब आप अपने ही गवाह पर हमला नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अदालत से ये अनुमति मांगना केवल कोई कागजी खानापूर्ति नहीं है। ये अदालत के सामने ये स्थापित करने का पहला कदम है कि देखिए जज साहब, इस व्यक्ति ने सच्चाई का साथ छोड़ दिया है। और अब इससे जिरह करना या क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। सही कहा। और इसी बिंदु पर पूरे केस का जो शक्ति संतुलन है वो एकदम से बदल जाता है। जैसे ही अदालत गवाह को होस्टाइल घोषित करती है। हाँ, इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अब वकील को उसी व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का कानूनी अधिकार मिल गया है जिसे वो खुद बचाने लाया था। ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति होती होगी। बहुत ज्यादा। वकील अचानक से उसी गवाह पर हमलावर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से अदालत में केवल भ्रम पैदा होगा। तो फिर रणनीति क्या होती है यहाँ पर? रणनीति ये होती है कि बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही ठंडे दिमाग से उस गवाह के आसपास सवालों का एक ऐसा घेरा तैयार किया जाए जिससे वो बाहर ना निकल सके। मतलब एक तरह का जाल बिछाना। हाँ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की जो रणनीतियां हमारे पास हैं वो साफ बताती हैं कि ये कोई सीधा टकराव नहीं है। ये गवाह के दिमाग को पढ़ने और उसे उसी के बुने हुए जाल में फंसाने की एक प्रक्रिया है। और मैं बता दूं, इस घेरे को तैयार करने का सबसे असरदार तरीका है सवालों की प्रकृति को ही पूरी तरह से बदल देना। बिल्कुल। यहाँ सबसे अहम बात है गवाह पर नियंत्रण स्थापित करना। क्योंकि अगर वकील गवाह से खुले सवाल पूछता है, जैसे कि उस दिन घटनास्थल पर क्या क्या हुआ था, तो ये तो गवाह को एक खुला मैदान देने जैसा हो गया। एकदम। वो एक नई मनगढ़ंत और झूठी कहानी गढ़कर अदालत का कीमती समय बर्बाद कर सकता है और केस को भटका भी सकता है। इसीलिए रणनीति के तहत केवल लीडिंग क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके। मतलब वकील एक तरह से गवाह के मुंह में शब्द डाल रहा होता है। सही कहा आपने। और गवाह के पास उन शब्दों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अलावा कोई तीसरा विकल्प बचता ही नहीं है। इस हाँ या ना की रणनीति के पीछे का विज्ञान भी बहुत सटीक है ना? बिल्कुल। देखिए, जब गवाह पहले ही किसी बाहरी दबाव या लालच में आकर झूठ बोलने का मन बना चुका है तो उसे अपनी बात विस्तार से रखने का मौका देना ही नहीं चाहिए। जैसे भरण पोषण के किसी मामले में अगर गवाह पहले कह चुका है कि उसने विरोधी पक्ष को किसी व्यवसाय से भारी आय कमाते देखा है और अब वो मुकर रहा है,
हाँ, तो वकील ये नहीं पूछेगा कि आपने उनकी आय के बारे में क्या देखा था। नहीं, वो सीधा पूछेगा, क्या ये सच नहीं है कि 15 मार्च को दोपहर 2 बजे आप उनके उस व्यावसायिक संपत्ति पर मौजूद थे? हाँ, ये सीधा सवाल है। इस तरह के सवाल गवाह के दिमाग पर एक भारी, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक भार डालते हैं। उसे सोचने और नई कहानी गढ़ने का समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल, और इसी भार को और बढ़ाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 145 बहुत काम आती है। ये धारा तो सीधे तौर पर विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन साबित करने से जुड़ी है ना। हाँ, इसे अगर हम जमीनी हकीकत से जोड़कर समझें तो वकील अदालत में गवाह के पूर्व में दिए गए लिखित बयान या पुलिस को दिए गए किसी बयान को, हाँ, उसको हाथ में लेता है और वो गवाह को वही पुराना बयान पढ़कर सुनाता है। ये प्रक्रिया तो अपने आप में बहुत नाटकीय होती होगी अदालत में। बहुत ज्यादा। गवाह को उसके ही पुराने शब्दों का आईना दिखाया जाता है। ये साफ तौर पर अदालत को दिखाता है कि अतीत में इस व्यक्ति ने एक घटना की पुष्टि की थी और आज वर्तमान में वो जानबूझकर उसे इनकार कर रहा है। पुराने और नए बयान के बीच का जो सीधा टकराव है ना, ये गवाह को एकदम बचाव की मुद्रा में धकेल देता है। और यहीं से जिराह का सबसे दिलचस्प चरण शुरू होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सही सोच रहे हैं। यहाँ से सूक्ष्म विवरणों या माइक्रो डिटेल्स का खेल शुरू होता है। क्योंकि झूठ बोलने की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान एक बड़ी झूठी कहानी तो याद रख सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी परतों को हर बार उसी सटीकता के साथ दोहराना लगभग असंभव है। बिल्कुल। कोई गवाह ये तो रट सकता है कि उसने घटना नहीं देखी या वो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब उससे घटना की समय रेखा मतलब टाइमलाइन या उस स्थान के मौसम के बारे में पूछा जाता है या वहां मौजूद अन्य लोगों के बारे में लगातार बिना रुके सवाल किए जाते हैं, तो उसका झूठ बिखरने लगता है। और मनीष शुक्ला जी, अमन वाजपेयी जी और धर्मेंद्र सिंह यादव जी जैसे अनुभवी अधिवक्ता इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो मुख्य मुद्दे पर प्रहार करने के बजाय आसपास की परिस्थितियों का एक जाल बुनते हैं, जिसमें गवाह अपनी ही बातों में बुरी तरह उलझ जाता है। और आज के डिजिटल युग में इन सूक्ष्म विवरणों को अकाट्य बनाने में तकनीक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल। जब हम साक्ष्यों के घेरे की बात करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कोई इंसान अदालत में झूठ बोल सकता है, लेकिन मशीनें और तकनीकी रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। सही कहा। मान लीजिए एक गवाह भरण पोषण के मुकदमे में ये दावा करता है कि वो किसी विशिष्ट तारीख को शहर में था ही नहीं, इसलिए उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ वकील उसके इस बयान का मिलान सीधे उसके फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर से कराता है, या फिर उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज से। हाँ, और अगर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उसकी उपस्थिति उसी स्थान पर दिखा रहे हैं जहां होने से वो इनकार कर रहा है, तो बिना कोई लंबी बहस किए उसका झूठ अदालत के सामने नंगा हो जाता है। एकदम। मेडिकल साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स गवाह के वर्तमान बयान को एक झटके में ध्वस्त कर देते हैं। तो जब तकनीकी साक्ष्यों और विरोधाभासों के जरिए गवाह का झूठ सामने आने लगता है, तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम होता है उसकी विश्वसनीयता पर अंतिम प्रहार करना। इसके लिए भी कोई विशिष्ट धारा है नए कानून में? हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 155। धारा 155, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पूरा उद्देश्य ये साबित करना है कि ये व्यक्ति अदालत के सामने गवाही देने की योग्य ही नहीं है। क्योंकि कानून भी ये समझता है कि एक गवाह का अचानक मुकर जाना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे हमेशा कोई ठोस कारण होता है। वकील इस धारा के तहत अदालत का ध्यान गवाह के चरित्र और उसके इरादों की तरफ खींचते हैं। जैसे क्या इस गवाह को अपना बयान बदलने के लिए कोई आर्थिक लाभ या रिश्वत दी गई है, या क्या उस पर किसी प्रकार का शारीरिक या सामाजिक दबाव है, या फिर विरोधी पक्ष के साथ उसका कोई गुप्त संबंध या झुकाव है। हाँ, और जब ये तथ्य एक एक करके परत दर परत अदालत के सामने रखे जाते हैं तो गवाह का पूरा वजूद ही संदेह के घेरे में आ जाता है। ये तो एक तरह से गवाह की साख या क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से शून्य कर देने की प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल, शून्य करना ही लक्ष्य होता है। यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिथक को तोड़ना चाहूंगी जो अक्सर सिनेमा और टीवी शोज ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया है। हाँ, वो आक्रामक वकील वाली छवि। बिल्कुल। हमने हमेशा देखा है कि जब कोई गवाह पलटता है तो वकील मेज पीटने लगता है, अदालत में जोर जोर से चिल्लाता है, गवाह पर इतना गुस्सा करता है कि गवाह डर कर सच उगल दे। लेकिन हमारे स्रोतों और अधिवक्ताओं के अनुभव के आधार पर ये आक्रामक वकील वाली छवि असल जिंदगी की अदालतों में पूरी तरह से विफल साबित होती है। एकदम विफल। बेवजह की आक्रामकता या गुस्सा न केवल अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है, बल्कि ये गवाह को एक पीड़ित के रूप में पेश करने का मौका भी दे देता है, जिससे जज की सहानुभूति वकील के बजाय उस गवाह की ओर जा सकती है। और यही कारण है कि असल अदालत में संयम ही सबसे धारदार हथियार होता है।
एक संयमित, क्रमबद्ध और पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित जिरह हमेशा किसी भी तरह की आक्रामकता से ज्यादा असरदार होती है। तो शांत दिमाग होना बहुत जरूरी है। हाँ, यदि कोई वकील ठंडे दिमाग से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पहले से दर्ज किए गए बयानों, पुलिस रिपोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सही समय पर संदर्भ देता है, तो उसे अपनी आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। गवाह के पसीने तब नहीं छूटते जब वकील चिल्लाता है। गवाह के पसीने तब छूटते हैं जब एक शांत वकील उसके सामने ऐसा दस्तावेज रखता है जो उसके हर झूठ को गणितीय सटीकता के साथ काट रहा होता है। मतलब ये पूरा खेल इस बात का है कि कौन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है और केवल साक्षियों को बोलने का मौका देता है। 100% सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएं, तो जिरह के इस पूरे मनोवैज्ञानिक और कानूनी चक्रव्यूह का अंतिम लक्ष्य है क्या? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि एक आम धारणा तो यही हो सकती है कि वकील ये कोशिश कर रहा है कि गवाह कटघरे में टूट जाए, रोने लगे और ये स्वीकार कर ले कि हाँ, मैंने पैसे लेकर झूठ बोला था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन अनुभवी अधिवक्ताओं की रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करने पर ये साफ होता है कि असल जिंदगी में ऐसा कोई नाटकीय कबूलनामा नहीं होता। गवाह शायद अंत तक अपने झूठ पर अड़ा रहे। बिल्कुल अड़ा रह सकता है। तो फिर वकील की जीत किस चीज में है? ये एक ऐसा पहलू है जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के असली उद्देश्य को जागर करता है। देखिए, जीत इस बात में नहीं है कि गवाह सच उगल दे। असली और एकमात्र अंतिम लक्ष्य, जिसे हम अल्टीमेट गोल कहते हैं, वो ये साबित करना है कि गवाह का वर्तमान बयान पूरी तरह से अविश्वसनीय और बाहरी प्रभावों से प्रेरित है। बस इतना साबित करना काफी है? हाँ, वकील को अदालत के सामने केवल ये सिद्ध करना होता है कि ये गवाह इतना असंगत है, इसके बयानों में इतने विरोधाभास हैं और इसके इरादे इतने संदिग्ध हैं कि इसकी किसी भी बात पर भरोसा करके न्यायपूर्ण फैसला नहीं सुनाया जा सकता। समझ गए। एक बार जब वकील ने तर्क, साक्ष्यों और पुराने बयानों के आधार पर उस गवाह की साख को नष्ट कर दिया, तो उस गवाह की गवाही का मूल्य अदालत की नजर में शून्य हो जाता है। बिल्कुल शून्य। उस मुकरे हुए गवाह को केस के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देना ही एक वकील की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। वाकई ये कानूनी दांव पेच और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है ना? बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है ये। आज के इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अदालत में एक हॉस्टाइल विटनेस से निपटना कोई अचानक की गई प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, ये बहुत ही शांत दिमाग से खेला जाने वाला एक सदाबहार शतरंज का खेल है। और प्रयागराज हाईकोर्ट के अनुभवी अधिवक्ताओं मनीष शुक्ला जी, अमन बाजपेयी जी और धर्मेंद्र सिंह यादव जी, इनके द्वारा अपनाई जाने वाली ये रणनीतियां ये साबित करती हैं कि जब कानून की गहरी समझ, जैसे नए साक्ष्य अधिनियम की धारा 154, 145 और 155 का इंसानी दिमाग की कमजोरियों के साथ सटीक मिलान किया जाता है, तो सत्य को झूठ के आवरण से बाहर निकाला जा सकता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि न्याय की लड़ाई में संयम, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान और ठोस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमेशा आक्रामकता और शोर शराबे पर भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। और इसी निष्कर्ष के साथ ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक प्रश्न को जन्म देती है, जो कानूनी दायरे से बाहर निकलकर मानवीय सत्य की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। वो कैसे? देखिए, जब हम देखते हैं कि अदालत के कटघरे में खड़ा एक इंसान किसी बाहरी दबाव, डर या आर्थिक लालच के कारण अपनी पूरी याददाश्त और अपना पूरा सत्य बदल सकता है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। और दूसरी तरफ एक कुशल वकील तकनीकी साक्ष्यों और विरोधाभासों के माध्यम से उस नए सत्य को फिर से ध्वस्त कर सकता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्यायपालिका की इस पूरी व्यवस्था में परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी कोई स्वतंत्र अवधारणा बची भी है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। या फिर अदालत के भीतर की ये पूरी लड़ाई केवल इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास सबसे अधिक तार्किक, सबसे अधिक साक्ष्यों से पुष्ट और विरोधाभास रहित कहानी है? मतलब जिसकी कहानी सबसे मजबूत, जीत उसी की। क्या न्याय अंततः केवल सबसे बेहतरीन तरीके से गढ़ी और साबित की गई कहानी का ही दूसरा नाम है? ये एक ऐसा विचार है जो हर किसी को सत्य और न्याय की बुनियादी परिभाषाओं पर गहराई से विचार करने के लिए विवश कर देता है। ये वास्तव में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो इस पूरी चर्चा के अंत में दिमाग में गूंजता रहता है। कानूनी प्रक्रियाएं, मानव मनोविज्ञान और नए भारतीय कानूनों के इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प संगम का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस गहन चर्चा के माध्यम से कानूनी रणनीतियों के पीछे छिपे जिस विज्ञान और दर्शन को हमने समझा है,
वो निश्चित रूप से चीजों को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया प्रदान करता है।